बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कल की बड़ी खबर ये थी कि हुकूमत के 3 वज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बाकी अरकान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया और ख़्याल यही था कि आज यही खबर जो है इस पर बात होगी, मज़ीद इसका फॉलोअप किया जाएगा। लेकिन आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास था जिसमें साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब की एक तकरीर ने तलातम बर्पा कर दिया है और पूरे मुल्क में ये बहस हो रही है कि क्या जो आने वाला लॉन्ग मार्च है उससे पहले पीडीएम बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। कहीं लॉन्ग मार्च से पहले तो पीडीएम नहीं टूट जाएगी। तकरीर के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने मरीम नवाज शरीफ साहबा से माजरत भी कर लिया, आपने ये सुना होगा। लेकिन लग ये रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस मरतबा पीपल्स पार्टी को ये कह रहे हैं कि जब अक्सरीती पार्टियां जो हैं पीडीएम की वो चाहती हैं कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएं तो आप भी जमहूरी तर्ज अमल का मुजाहरा करें। ये जो सूरत हाल है इसमें जो अपोजिशन के अंदर एक बड़ा इख्तलाफ सामने आया है, इसका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या अब पीडीएम हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं रही और हुकूमत जो है उसके लिए अब इलेक्शन कमीशन भी कोई मसला नहीं रहेगा। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़रख हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। नौमुंतखब सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से और पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली नाज बलोच साहबा हमें ज्वाइन करेंगी कराची से। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला है इस पर आज हम बात करेंगे जनाब कंवर दिलशाद साहब से जो साबिक़ सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन पहले ज़रा बात हो जाए जो आज पीडीएम का इजलास है इसके हवाले से। फ़रख हबीब साहब, ये जो आसिफ जरदारी साहब की तकरीर सामने आई है और उसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा है कि अगर आप हमसे इस्तीफ़े चाहते हैं तो पहले आप खुद पाकिस्तान आएँ ताकि हम फिर इकट्ठे जेलों में जाएं। तो जरदारी साहब की ये जो तकरीर है इससे इस पर आप खुश हैं या आपको कोई अफसोस हुआ है? देखिए, बड़ा जरदारी साहब का बड़ा मासूमाना मुतालबा है और मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस मुतालबे को पूरा कर देना चाहिए। बड़ी सादा सी उनकी जो है वो डिमांड है। उन्हें चाहिए कि कल ही वो फ्लाइट पकड़ें और पाकिस्तान आए और आकर मिलकर जदोजहद करें। ये मुतालबा सिर्फ जरदारी साहब का तो नहीं है, तो इमरान खान साहब का भी यही मुतालबा है। देखें, बात तो पीडीएम के तनाजुर में हो रही है ना, और पीडीएम का तो मामला ये है कि पीडीएम जो आज चीज़ें सामने आई हैं उससे जो कहा जा रहा था कि जी पीडीएम में बड़ा मुतहद है, बड़े इत्तेहाद है, आज वो इख्तलाफात भी खुल के सामने आ गए। इसका मतलब ये है कि जो इस्तीफ़े देने के मामले पे बात हो रही है उसके ऊपर पीडीएम इत्तेहाद की एक बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, वो एग्री नहीं है और उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जरदारी साहब अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते मियाँ साहब को, उनके मफादात निकल गए हैं। और आज रात मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़रूर इस बात पे सोचेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी, वही यूसुफ रज़ा गिलानी जिनको वो कहते थे उतरो कुर्सी से नीचे, $7 मिलियन के लिए आप ख़त नहीं लिख रहे, उनको कुर्सी पर चढ़ाने के लिए ज़मीन व आसमान का दोबारा उन्होंने ज़ोर लगाया और आज फिर पीपल्स पार्टी ने मुतालबा उनसे वही किया कि मियाँ साहब आप वापस आएँगे तो फिर इस्तीफ़ों के ऊपर बात हो सकती है, अदरवाइज बात नहीं हो सकती। तो पुरानी तरह के ऊपर काम करेंगे सब। नाज बलोच साहब, आपको नहीं लग रहा कि आसिफ जरदारी साहब की जो आज की तकरीर है इससे हुकूमत को बहुत फ़ायदा हुआ है और ख़तरा पैदा हो गया कि लॉन्ग मार्च से पहले पहले पीडीएम का शराजा बिखर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, पीडीएम एक ऐसा फोरम है जहां मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनकी अपनी एक जद्दोजहद जमहूरियत के लिए हर दौर में बिलाखिर रही है और जिन्होंने तकलीफ़ें भी सही हैं जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक मुत्तफ़िका एक फ़ोरम है। और आपको मैं ये भी साथ में बताती चलूँ, चूँकि आपकी अपनी एक बड़ी गहरी नज़र है हमें पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और तारीख़ के ऊपर, तो देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुद एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। चाहे एहतजाज हो, चाहे जमहूरियत हो, चाहे जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ हो, चाहे कानून साजी हो, चाहे जितनी भी स्ट्रगल हो जमहूरियत के लिए। इसी तरह पीएमएलएन के पास भी ये बैगेज है कि उनके पास भी वो 3 दफ़ा के वजीर आजम रहे और सियासी समझबूझ रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक उनकी एक स्ट्रगल है। तो पीडीएम जो है उसके अंदर चीज़ें अफहाम व तफहीम के साथ तय होती हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग सोच ज़रूर हो सकती है, लेकिन फैसला वो होता है जो कि मुत्तफ़िका फैसला हो। तो हुकूमत जो है वो अपनी खुशफहमी से बाहर निकले, क्योंकि बहरहाल ये पीडीएम का आप इत्तेफाक ही देखें कि ज़मीनी इंतखाबात में जहाँ पे पीडीएम की कुछ सियासी जमात जो है उसके इख्तिलाफ
इख्तलाफ रखते थे, लेकिन पीडीएम ने जब इत्तेफाक किया और ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लिया तो आपने देखा कि हुकूमत की नाकामी चारों सूबों में सामने आई और पीडीएम की फतह हुई। इसी तरह सेनेट के इलेक्शन जब हुए तो उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब को फतह जो है वो मिली, ये भी पीडीएम की कामयाबी है। लेकिन तो हमेशा अफ़वाम व तफ़हीम का जो रास्ता है, वो नाज बलोच साहब, अब तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है कि नहीं, अपोजिशन लीडर हमारा बनेगा। तो इस पे आजम नज़ीर तारड़ साहब, आप मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब सेनेटर हैं और हमें पता चला है कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो आपको नया लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना चाहती है सेनेट में, और पीपल्स पार्टी इस पर नहीं मान रही। तो क्या ये मसला हल होने का कोई इम्कान है? जी बिल्कुल हल होना चाहिए। मुझे भी आप ही से पता चल रहा है, ज़ाहिर है ये चीज़ें अब हमसे पहले आप लोगों तक पहुंचती हैं और ये अच्छी बात है, ख़बर में तेज़ी आनी चाहिए। मैं तो नाज बलोच साहिबा से पूरी तरह मुत्तफ़िक हूँ कि जो जमहूरी रवैया है उसमें इख्तलाफ राय ही जोड़ती है जमहूरियत के जो बंधन होते हैं और जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। पीडीएम इंशाअल्लाह इसी तरह कायम रहेगा, क्योंकि पीडीएम कहीं से डिक्टेशन नहीं लेता। पीडीएम में इख्तलाफ राय ही उसका हुस्न है, और मैं तो बतौर एक स्टूडेंट, पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के समझता हूँ कि इख्तलाफ ही जमहूरियत का असल हुस्न है और खुल के बात होनी चाहिए, और जो आपकी राय है आपको शेयर करनी चाहिए और उसके बाद मिल बैठ के जो एक बेहतर राह अमल है वो मुरतब करना चाहिए। ठीक है। मुझे कभी यकीन है कि जिस तरह आपने कहा कि थोड़ा सा वो उस बात के ऊपर गुफ्तगू हुई और फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने, उन्होंने मरियम बीबी से कहा कि नहीं आप मुझे बेटियों की तरह हैं और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ, और उन्होंने भी वही जेस्चर दिया, तो बाकी मामलात भी ऐसे ही हल हो जाएंगे। ये कोई ऐसी संगीन सूरत हाल नहीं है, और मेरे ख्याल में हुकूमती हलकों को इस पर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह के वो डिसीजंस ले रहे हैं उन्हें किसी इत्तेहाद की, किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए मुश्किलात पैदा करना अपने लिए ही काफ़ी है। अच्छा, जो कर रहे हैं उस तरफ मैं आता हूँ, लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर आपसे करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप ही से मुतल्लिक है। और सवाल करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ, इस सवाल से पहले मेरी पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप और मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप दोनों से बात हुई है। अब सवाल मैं आपसे ये करने लगा हूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जब मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को ये कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट आपका नहीं हमारा होगा, उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि नहीं वो हमारा होगा। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये तय हुआ था कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो मुस्लिम लीग नून का होगा, लिहाजा आप वादा पूरा करें। तो पीपल्स पार्टी ने पूछा आपके उम्मीदवार कौन है, उन्होंने कहा जी हमारे उम्मीदवार आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं। इस पर पीपल्स पार्टी वालों ने कहा जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमें कबूल नहीं है, इसलिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस में जो मुलजमान हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर जिनके कत्ल का इल्ज़ाम है, तारड़ साहब उनके वकील हैं, इसलिए वो हमें कबूल नहीं है। तो ये फिर मसला कैसे हल होगा? देखिए अहमद मीर साहब, मैंने जैसे पहले कहा था कि सियासत में जो इख्तलाफ राय है वो सियासत का हुस्न है, और जहाँ तक रही उस केस का मसला, तो आपको पता है कि जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं वो हर बंदे की अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होती हैं। और मैं एक बात वाजे कर दूं, उसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं दो, जिनका कि उस मेन अक्रंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं और जिनको सिर्फ उसमें गफलत की हद तक मुल्ज़म करार दिया गया है कि उनकी नेग्लिजेंस थी, उनकी ज़मानत की स्टेज के ऊपर जो मामलात थे उसमें हाँ मैंने बिल्कुल इसलिए किया कि जो लोग मजलूम हैं, जो लोग समझते हैं कि उनके साथ वो दोनों पुलिस अफसर हैं, जब वकील के वो दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। एक रिटायर हो चुके हैं, एक पिछले 20 साल से, वो उसको 15 साल से पोस्टिंग ही नहीं मिली। तो वो भी मैंने कुछ दोस्तों ने, कॉमन दोस्तों ने कहा, और फिर मेरे, आपको मालूम होगा कि मेरा तो अपना बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। मैंने लतीफ़ खोसा साहब के साथ काम किया है, एहसन भून साहब, आबद साकी साहब मेरे दरीना दोस्तों में से हैं। मैंने अपने दोस्तों से मुशावरत के बाद आज से 2 साल पहले उन लोगों की जो कि सिर्फ गफलत की हद तक मुर्तकिब पाए गए कि उन्होंने बाद में जो तफ्तीश के दौरान क्राइम सीन क्यों धोया, उसकी हद तक मैंने उनकी बिल्कुल वकालत की, और मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसा बड़ा एतराज़ है जिस पे ये बात आनी चाहिए। लेकिन वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि जब आप बैठते हैं गुफ्तगू के लिए तो ये आपका एक हक होता है कि आप इख्तलाफ राय करें, और जो पार्टी डिसाइड करेगी डिसीजन वही होगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अब जनाब फ़रख हबीब साहब ये बताइए कि ये तो ठीक है पीडीएम का इख्तलाफ है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कह रही है हम ये इख्तलाफ तय कर लेंगे, लेकिन
इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उससे जो हुकूमत की एक मुहाजराई शुरू हो गई है, आप नहीं लगते कि अगर इदारे कमज़ोर होंगे तो अल्टीमेटली रियासत भी कमज़ोर होगी और हुकूमत भी कमज़ोर? देखिए मीर साहब, जहाँ तक अभी मैं आपका बड़ा अहम सवाल है, इस पर भी आ रहा हूँ, लेकिन एक मिनट पहले मैं उस पर बात करूँगा। देखिए ये PDM के इख्तलाफ का मामला नहीं है। आज जो गिले शिकवे हुए हैं बड़े खुल के हुए हैं, और वही सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से हुए हैं। उन्होंने मियाँ साहब के सिर्फ पाकिस्तान आने के हवाले से बात नहीं की, उन्होंने समदी शरीफ की तरफ भी इशारा किया है कि इसहाक डार साहब तो पाकिस्तान आ सकते थे, जहाँ पर एक एक वोट अहम था। इसहाक डार साहब भी पाकिस्तान नहीं आए वोट डालने के हवाले से। तो जरदारी साहब ने एक लंबी फहरिस्त तैयार की हुई है, और जब कोई काम नहीं करना होता तो उस वक्त आपकी लंबी लिस्ट होती है गिले शिकवों की। हम भी हलकों वाले हैं, जब हम हलकों में जाते हैं तो हमारे सपोर्टरान भी लंबे गिले शिकवे निकाल के बैठे होते हैं। तो सियासत हम भी करते हैं, ये वो गिले शिकवे नहीं है जो बैठ के हल होने वाले हैं। ये तारीखें देते रहेंगे, कभी अदम एतमाद की देंगे, कभी इस्तीफों की देंगे, कभी इलेक्शन के बाइकाट की देंगे। करना कराना इन्होंने कुछ नहीं है, नतीजा 0/0 निकलना है। अवाम का वक्त ना जाया करें, लोगों का वक्त ना जाया करें। इसलिए मैंने आपसे पार्लियामान में आए, हाँ, पार्लियामान में आए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर आकर गवर्नमेंट के साथ आकर बैठें। इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है, जो आप भी समझते हैं होनी चाहिए, हम भी समझते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हर इंतखाबात के बाद यही शोर आता है, हर जमात की तरफ से आता है, धांधली हो गई, धांधली हो गई। आपका क्या ख्याल है कि मैं समझता हूं कि अब इलेक्शन कंक्रीट बातचीत होनी चाहिए। आप जब इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा करें तो आप ये तवक्को करते हैं कि अपोजिशन आपसे इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आगे बात मीर साहब, जो जिस तनाजुर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी मैं आपके सामने रखे देता हूं। उसमें मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है, जब हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, बिल्कुल आईनी इदारा है। आईनी इदारे का आईनी होना, उसका एहतराम हमारे नज़दीक है, हमें उसके एहतराम में कोई शक नहीं है। लेकिन बुनियाद क्या है, जब आप आईनी इदारा है तो फिर आईनी इदारे की आईनी जिम्मेदारियां भी हैं। आइन का आर्टिकल 218(3) जो आपको पाबंद बनाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में भी लिखा है कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है। यानी आपने चोरी को चोरी होने से पहले रोकना है। हर इंतखाबात में तो वो उन्होंने सेनेट के बोलियां लगती नहीं है। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें ना, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। नहीं, देखें बात ये है मीर साहब, वो हम अभी विश लिस्ट की तरफ नहीं ना जाना चाहते। अच्छा। हम बात ये कर रहे हैं, किसी की विश हो सकती है, आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, लेकिन हम बात कहां तक रखना चाहते हैं। मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं, क्या करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो नहीं हुई? क्या करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में? अगर तो लिए गए, हम अपना मुतालबा वापस ले लेते हैं। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियो भी आ रही है, वहां पर पैसों के लेन देन का मामला हो रहा है, वोट जाया करने के तरीकेकार बताए जा रहे हैं, मिर्जा अफरीदी साहब जो है वोट भी गायब हो जाते हैं। वो अकलियत में होने के बावजूद बहुत अच्छी बात की मीर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। यही तो वजह थी जिस वजह पर हम इनको कह रहे थे कि आए आईनी तरमीम कर लें, आए ओपन ट्रेसेबल बैलेट के ऊपर काम कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त अपोजिशन का जो दिमाग 7वें आसमान पे बैठे हुए थे, नीचे आने को तैयार नहीं थे। अब रोना धोना भी इनका सामने आया हुआ है। तो हमने अपना मुतालबा जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा, इस वजह से है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की। अच्छा, अब सेनेट के इंतखाब इसमें आप शामिल करते हैं जी कवर दिलशाद साहब, आपके मैंने 2-3 कॉलम पढ़े हैं, उन कॉलमों की बुनियाद पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, और सवाल मैं करूँगा तारीखी तनाजुर में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। पहले मेरे नाजरीन को ये बताएं, क्या ये दुरुस्त है कि 1989 में आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी थे? ये दुरुस्त है? जी हाँ, 90 नहीं, हाँ 90, ठीक है 89। क्या ये दुरुस्त है कि उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन पर उस वक्त के एक वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर शेर अफगन खान नियाज़ी साहब ने तनकीद की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको नोटिस जारी किया और आपने खुद जाके अपने हाथ से वजीर साहब के हाथ में वो नोटिस दिया? उसके बाद क्या हुआ था? देखिए, असूली तौर पर डॉक्टर शेर अफगन साहब बड़े जज्बाती किस्म के पार्लिमानी मिनिस्टर थे। तो उन्होंने किसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो ज़िमनी इंतखाबात करवा रहे थे तो उन्होंने जस्टिस नईम की ज़ात पर इसी तरह हमला किया जैसे आजकल हमारे वफाकी वज़ीरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। तो यहाँ तो इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। उन्होंने जस्टिस नईम साहब ने इमीडिएटली फौरी तौर पर जो है डॉक्टर शेर अफगन नियाज़ी के ख़िलाफ़ एक बहुत ज़बरदस्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 204 और आवामी नुमाइंदगी एक्ट सेक्शन के मुताबिक उनको नोटिस जारी कर दिया कि क्यों ना मैं तुम्हें आर्टिकल 63(1) के तहत नाहिल करार दे दूँ। बहुत सख्त किस्म का नोटिस। मैं डिप्टी सेक्रेटरी इलेक्शन था तो मुझे कहने लगे आप लेटर दिए हैं। हमारा दफ्तर था 4th फ्लोर पे, उस टाइम बिल्डिंग नहीं बनी थी। 4th फ्लोर पर वो थे 3rd फ्लोर पे। तो मैंने जाकर उनकी हवाले कर दिया कि ये आपका नोटिस है। तो उसके आधे घंटे बाद आप हामिद मीर साहब देखें, ये होती है जमहूरी रवायात। आधे घंटे बाद जनाब शेर अफगन साहब
फारूक खान लगारी साहब और मुझे याद है इफ्तिखार गिलानी साहब, एतजाज का भी याद है, चलो याद उनको छोड़ देते हैं, लेकिन इफ्तिखार गिलानी साहब जो थे तीनों, और सबसे बड़ी अहम शख्सियत सैयद इकबाल हैदर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम अभी सेनेटर नहीं बने थे वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके जस्टिस नईमुद्दीन साहब के फिज़िकल हामिद मीर साहब, मैं वहीं बैठा हुआ था, पाँव पकड़े जी हाँ, वो सोफे बैठे, वो नीचे बैठ गए कि माफ़ कर दें। तो अब वो माफ़ नहीं कर रहे थे, बड़े ज़िद्दी किस्म के थे, ज़ाहिर है जस्टिस वज़ीरुद्दीन के कज़न थे ना वो। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं यही नहीं हो सकता, आप सोफे बैठे आराम से, और नहीं हम सोफे पे नहीं बैठेंगे जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे। फिर सैयद इकबाल हैदर ने उनके पाँव पकड़े कि आप मेरे बाप की जगह पे हैं, आप मुझे माफ़ कर दें, इनको माफ़ कर दें। तो उन्होंने माफ़ कर दिया, वापस ले लिया नोटिस। तो माफ़ कर दिया, नोटिस वापस ले लिया जी। तो अब जो अब एक और पॉइंट जी, दूसरा पॉइंट जो आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, 10 दिसंबर 96 मैं आया था उस वक्त इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान में, तो मैं इत्तफाक से आया हुआ था, इस्लामाबाद में मीटिंग थी हमारी। तो वहाँ जनाब नवाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्हें जस्टिस फ़ख्र आलम साहब पर इसी तरह का मुतालबा किया मुस्तफ़ी हो जाएँ जैसे आज गवर्नमेंट के वज़रा दे रहे हैं कि आप फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाए, हमें आप एतमाद नहीं। तो हामिद मीर साहब वो नोटिस उसी वक्त सरदार फ़ख्र आलम साहब ने जारी किया और इत्तफाक से मैं आया हुआ था, तो उन्होंने कहा शाह साहब आप ही इसको नोटिस दिए हैं। तो मैं वो नोटिस जो था वो सैयद मुसाइब सैयद को उनके मुस्लिम लीग हाउस में बाई हैंड दे के किया। हर नोटिस आप ही जारी मैं उस डिप्टी सेक्रेटरी इलेक्शन था, मेरी ड्यूटी थी। तो आपने मुशाहिद साहब को नोटिस दिया नवाज शरीफ का? हाँ, उसकी कापी मेरे पास मौजूद है, मैं अपनी किताब में भी लिखा है उसका। अच्छा। अब वो जनाब ये मामला हुआ कि जो नोटिस बड़ा सख्त खाता था, मैंने तुम्हारी पार्टी को कलदम करार देना है कि तुमने मेरे पर ज़ात पे हमला कर दिया, क्या तुम्हें तकलीफ है मुझसे। अब हामिद मीर साहब बड़ा मामला बड़ा सीरियस हो गया। तो अब ये मामला हुआ कि वो सरताज अजीज़ साहब और गौहर अयूब साहब और सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद, वो तीसरे दिन जो नोटिस था वो जनाब पेश हुए चीफ साहब के पास, उनकी अदालत में, कमरे में, चैम्बर में, और जो जुमले अदा किए सरताज जी ने ये कहा ये भोला हैगा, ये हमें बोलता रहता है, तो उसी माफ़ करते हो। अच्छा, वो माफ़ नहीं कर रहे थे, तो फिर गौहर अयूब ने कहा जी आप मेरे चचा के बराबर हैं, आप मुझे माफ़ कर दें। तो कहा तो मेरे भतीजे हो, चले वो माफ़ी हो गई। तो अभी आपको क्या लगता है? अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसलिए फ़रख हबीब साहब को दे रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब से ज़ाती मुलाकात करें, और माजी के तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया, और तीसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी ने नादरा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल जाहिद खां के बारे में। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने तो ना वज़ीर आज़म को कोई नोटिस जारी किया है, ना ही अभी तक इन वज़रा को जारी किया है। वो ज़रा थोड़ी सी फ्रेंडली तौर पे सोच रहे हैं कि चलें किसी वक्त देख लेंगे। जो प्रेस रिलीज़ भी फ्रेंडली थी, उस पर भी हमारी हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ शदीद रिएक्शन दिया। चले आपने माजी के 2 किस्से सुनाए हैं, 3 जिसके 2 में आप किरदार हैं। आज़म नज़ीर तारिक साहब, एक बयान होगा आपके पास, 1 महीना कबल मरियम सफदर साहबा आई थी इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने, और जिस तरह का लहजा, जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की थी, वो वीडियो आपके पास होगी। नहीं वो भी मुस्लिम लीग नून के एक लीडर नहीं, कई लीडर जो है मुस्लिम लीग नून के, वो भी सामने वो कहते थे कि ये इलेक्शन कमीशन जो है इस पर हमें एतमाद नहीं, क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग केस में सही काम नहीं कर रहा। नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। देखें, हमने किसी की ना ज़ात को हिट किया, हमने एक मुतालबा रखा है कि हम समझते हैं कि मौजूदा जो सेटअप है वो आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, लिहाजा मुस्ताफी हो जाए। अच्छा, आज़म नज़ीर किसी की जात को कंटेम्प्ट करने का मामला हमारे नजदीक नहीं है। क्योंकि माहिर कानून है, तो ये बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पहले वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, फिर वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कंवर दिलशाद साहब बता रहे हैं कि 2 केसों में तो ये खुद जाके नोटिस दे के आए मुतलका वज़ीर साहिबान को। तो ये क्या आप नहीं समझते कि अब अगर वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इलेक्शन कमीशन खामोश है, तो फिर कसूर तो इलेक्शन कमीशन का ना? नहीं, इलेक्शन कमीशन का कसूर नहीं है, पावर्स तो उनके पास हैं। सेक्शन 10 के तहत उनको कंटेम्प्ट की वही पावर्स हैं जो कि हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 204 के तहत है, या सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 204 के तहत है। मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों को अब इस हद तक थोड़ा सा मैच्योरिटी का इजहार करना चाहिए कि जो तनकीद है उस पर इतनी जल्दी जो कंटेम्प्ट का हथियार है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद पेश होता रहा हूँ, तलाल चौधरी के केस में मैं पेश हुआ, निहाल हाशमी साहब के केस में, दानियाल अजीज़, एहसन इकबाल, मैं सारे केसेस में गया
और हमने बारहा ये कहा, और मैं पार्टी लाइन से हट के ये बात कर रहा हूँ एज अ लॉयर, एज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि जायज़ हदूद के अंदर रह के आप गुफ्तगू करें। मैं सिर्फ ये ज़रूर इस्तदा करूँगा हुकूमत के नुमाइंदों से कि आप क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे हैं, अपोजिशन की ज़ुबान में कुछ लग्जिश आ सकती है, वो बहक सकते हैं, क्योंकि उनके साथ एक के बाद एक ट्रेजिडी होती है और उन्हें दीवार के साथ लगाया जाता है। आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। देखिए, जब आप इदारों की इज्जत नहीं करेंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा, और हुकूमत से तो ये लीस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ है कि वो 2 फैसले उनके खिलाफ क्या आए, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में उनकी जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है, उनसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने खुद लूज़ किया है पब्लिक ओपिनियन को। लोगों ने इस चीज़ को बुरा महसूस किया है। हुकूमती वज़रा को इस तरह बैठ के गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हाँ, और अगर ये लाइन मज़ीद क्रॉस करेंगे, मेरे ख्याल में पैमाना सब्र लबरेज़ होता है, उसमें टाइम नहीं लगता। सेक्शन 10 के तहत बहुत वाज़ेह इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, और वही पावर्स हैं जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने अच्छा किया मीर साहब जो उन्होंने कुछ रेस्ट्रेंट शो किया है शुरू में, लेकिन अगर ये चीज़ें रिपीट होती गई तो फिर एक स्टेज आएगी कि जब वो अपना ये इख्तियार एक्सरसाइज करेंगे और फिर इनके पास जवाब नहीं होगा मासवा माफिया मांगने के। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या सिर्फ एक यही इख्तियार है कि वो कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर सकता है, और भी क्या कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से हुकूमत ने एक ऐसा मुतालबा किया है जिसकी माजी करीब में नज़ीर नहीं मिलती? इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वक्फे से पहले फ़ारूक हबीब साहब ये कह रहे थे कि अब हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर एक दूसरे के साथ बातचीत करें और मिलजुल कर कानून साजी करें। नाज बलोच साहबा, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आपस में बातचीत करेंगे और मिलजुल के कोई कानून साजी भी हो सकती है? हामिद मीर साहब, बहुत अच्छा होता कि 2.5 साल ये हुकूमत चोर डाकू के राग अलापने के बजाय ये इन रिफॉर्म्स के ऊपर काम करती, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम करती, तो आज अवाम की जो सूरत हाल है, जो अवाम की कमर तोड़ महंगाई की वजह से हालत हो चुकी है, ये हालात ना होते। आज ये इलेक्टोरल रिफॉर्म पे पहले काम करते तो इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ना लगानी पड़ती और हर दूसरे दिन ऑर्डिनेंस इशू ना कराना पड़ता। बात यह है कि अभी फ़ारूक हबीब साहब ने जो बात कही, उस तनाजुर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि KPK के इलेक्शंस में जहाँ पे इन्होंने बिलियनर्स को टिकट दिया जिनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं था, एक ही खानदान से 3-3 अफराद को टिकट दे देना, फिर बलूचिस्तान में जो कुछ सेनेट में हुआ, किस तरह से अपने कैंडिडेट को इन्होंने दस्तबरदार करवा के बाद में अगले को जितवा के फिर अपनी पार्टी में शमूलियत करवा दी। फिर ये तमाम चीजें जब होती हैं, फिर फॉरेन फंडिंग का जब केस आता है, तो वही 1 महीना पहले जब इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन बेहतरीन काम कर रहा है और तारीफें कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की, जैसे ही फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बात होती है और हमें नजर आता है कि हुकूमत की जो गलत फैसलों के ऊपर इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करती नजर आती है, तो फौरी तौर पे फिर हुकूमत का प्रेशर डेवलप होते हुए हमें नजर आ रहा है कि ये प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। क्या ये वही PTI है हामिद मीर साहब, या मैं भूल रही हूं, जो कहा करती थी कि इदारों को डीपोलिटिसाइज करना चाहिए? तो ना तो हमने डस्का के इलेक्शन में पुलिस को डीपोलिटिसाइज होते हुए देखा, ना हम अभी इनके रवैये देख रहे हैं कि ये जो डीपोलिटिसाइज हुए जो इदारे सही फेयर काम कर रहे हैं उसके ऊपर अपना सियासी असर अंदाज जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे तो वाज़ेह हो गया कि PTI कहती कुछ थी और कर कुछ और रही है। तो आप इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे? देखिए, बात यह कि पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए हम देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने धरने में PTI को भी समझाया था कि आप पार्लियामेंट के अंदर आए और पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें। हम अपने पार्लियामेंट का जो फोरम है उसको हरगिज नहीं छोड़ना चाहते। आपको पता है, आपको वैसे मैं बार बार ये दोहरा रही हूँ क्योंकि आप हमसे ज़्यादा मालूमात भी रखते हैं इस सियासी तारीख के हवाले से। तो 1985 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किया था, उसके बाद हमारी अपनी क़यादत ने बाद में इस चीज़ का अंदाज़ा किया और बाद में बार बार इस चीज़ को कहा कि हमें ये फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे मैं ज़रा ये भी क्लियर कर दूँ कि उस वक्त MRD ने फैसला किया था इंतखाबात के बायकाट का। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने MRD से कहा था कि बायकाट ना किया जाए, इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए, लेकिन उस वक्त भी MRD में यही कहा गया कि एक सियासी इत्तेहाद है और इसमें जो अक्सरियती पार्टियां हैं वो बायकाट का फैसला कर रही हैं, तो आप बायकाट करें। तो पीपल्स पार्टी ने बायकाट कर दिया, लेकिन उसका बहुत नुकसान हुआ। अब कंवर दिलशाद साहब ये बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, क्या ये सिर्फ यही एक मसला है डस्का के इलेक्शन का या सेनेट के इलेक्शन का,
जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो उससे कुछ नाराज नजर आती है? कोई और भी मामला है क्या? क्या वजूहात है? दरअसल असूली तौर पर मामला ये हो रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन वो नहीं है जो 2018 में था। ये इलेक्शन कमीशन 2021 का है। इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की चॉइस पर ही उनका नाम तजवीज़ किया गया था एज ए लीडर ऑफ द हाउस, और बाद में लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ ने भी तौसीक़ कर दी। तो दोनों की मशावरत से इनका तकर्रर हुआ। इसी तरह जो 2 मेंबर जो बाद में आए हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, तो इनको भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी आया और उधर से बाकी पार्टियों की तरफ से आया, लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से। तो ये भी बाकायदा दोनों की मशावरत से बने 2 मेंबर, और 2 तो ऑलरेडी रिटायर्ड होने वाले हैं जून में। ये जो 2 मेंबर हैं ये बाकायदा हुकूमत और अपोजिशन की माबैन मशावरत की वजह से बने। अच्छा, इसमें अब इन्होंने ये ब्यूरोक्रेट हैं, और दुनिया के अंदर तमाम ममालिक में जहाँ भी चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं वो ब्यूरोक्रेट ही होते हैं। ये हमारे यहाँ तजर्बा 70 में हुआ था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, जो कि नाकाम भी रहा और कोई अच्छा नतीजा नहीं आया। अब इन्होंने सोचा है कि हम भी बिल्कुल आइन के मुताबिक आर्टिकल 218 जैसे बात फ़र्क वीज़ा भी करें उसके मुताबिक चलें। तो सबसे पहले इनका मसला पैदा ये हुआ, जो उनके लिए टेस्ट केस बना वो डस्का का बन गया। अब डस्का का इलेक्शन में तो इनको चाहिए थी हमारी हुकूमत, उस पे हमने बात कर लिया है, डस्का की भी बात होगी, अब आगे चले। अब इसका मामला चले। एक तो फॉरेन फंडिंग का मामला भी चल रहा है, अभी तो कुछ दिन लगेंगे, अभी 1-2 महीने शायद लगें। फ़ारूक हबीब साहब जाते रहते हैं वहाँ, लेकिन जहाँ तक हमारी इतला है उसके मुताबिक ये कि आखिरी स्टेज पर है ये। अब इस बहुत जल्दी जो है वो कमेटी जो है वो इलेक्शन कमीशन को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, और इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक कार्रवाई करेगा, तमाम पार्टियों को बुलाएगा जो स्टेक होल्डर हैं। एक बात। दूसरा जाता है कि उन्होंने ठीक है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, उन्होंने जो था ये अली हैदर गिलानी के बारे में इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था, और आपका भी इसमें बड़ा था कि अभी एक्शन लेना चाहिए। तमाम उन्होंने एक्शन नहीं लिया, डिले कर दिया, जिसकी वजह से हुकूमत को उन पर क्रिटिसाइज़ करने का मौका मिल गया। अब आप आगे चलें। अब जहाँ तक इनके ऊपर जो हमला हो रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, वफाकी वज़रा की तरफ से भी, तो ये अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चाहे, इनके पास इख्तियार हैं 204 के तहत, आर्टिकल 204 सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इख्तियारात हैं। और आज भी कल भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं। तो अब अगर वो आर्टिकल 204 के तहत और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 बहुत वसी इख्तियारात देता है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकता है और उनको सज़ा भी दे सकता है, और उसके साथ मज़ीद फर्दर अब वो चाहें कि जजेस के बराबर इनका स्टेटस है, तो जजों पर हमला हो गया कि आप इस्तीफ़ा दें, या उनकी ज़ात पर अटैक हुआ, या उनके ऊपर कारकर्दगी पर अटैक हुआ। इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, उसने करना या नहीं करना, वो जो उनकी मर्जी है। हाँ। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, ये सूरत हाल को अच्छी होगी, फ़र्ज़ करें कि ये अगर कोई इलेक्शन कमीशन और इस्तीफ़ा नहीं देता, आपके मुतालबे को पूरा नहीं करता, तो फिर क्या होगा? फिर कोई रेफरेंस आएगा? नहीं, देखें मीर साहब, ये तमाम चीज़ें बड़ी कबल अज़ वक्त हैं। मैं आपके सामने दोबारा एक सूरत हाल रखना चाहता हूँ। देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 1 मार्च को, और सेनेट के हवाले से जो हमने रेफरेंस दायर किया हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज़ें लिखती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं कि ये अब रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये चीज़ ज़रूरी है, लाजमी है। और इलेक्शन कमीशन को वो कहते हैं कि एक तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, हतमी नहीं है, उस हवाले से वो केस ऑफ लॉ का भी हवाला दे देते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें। हमने कल का जो मुतालबा किया हमने उसी तनाजुर के अंदर किया, जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया जिस तरीके से होना चाहिए। आइन के आर्टिकल 218(3) का हवाला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आप ये बता दें कि पाकिस्तान में इससे बड़ी और अदलिया तो कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदलिया कोई नहीं है। हाई पावर्ड बेंच जो है उस केस को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ काफ़ी वक्त लगाकर उस केस को हर एंगल से देखा। देखने के बाद उन्होंने ये बात की। और आप देखें कि क्या हमारी जमहूरियत के साथ एक मजाक है। हर बार तमाशा है, हर बार मंडियाँ लगती हैं, हर बार खरीदो फरोख्त होती है, हर बार ज़मीरों के सौदागर सामने आते हैं, उनके बेनिफिशरीज भी सामने आ जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने सिस्टम को ठीक कर लें। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को नहीं कहेंगे, इलेक्शन कमीशन से गिला नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? जिम्मेदार तो इलेक्शन कमीशन ही है ना अल्टीमेटली। ये गिला तो नहीं, ये तो है भाई इस्तीफा दो। नहीं, देखें बात ये है, चले इस्तीफा देने का मतलब तो बात किस तनाजुर में हुई कि जो जिम्मेदारियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अदा होनी चाहिए थी, अगर हो गई हैं, आप मुझे बता दें, अगर हो गई हैं
तो हम अपना मुतालबा वापस ले लेते हैं, लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर हमारा मुतालबा जायज है। अपना ओपिनियन दिया है सेनेट के इलेक्शन से एक दिन पहले। देखें ये बात नहीं है। देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उससे पहले कई बार मौका दिया, वो जाते रहे, जाकर एक पोजीशन लेकर उस पोजीशन के ऊपर कायम हो। अच्छा, अब इस पे लेकिन जो जस्टली, ऑनेस्टली, फेयरली, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड करने के लिए इक़दामात लेने थे मीर साहब, वो लिए जा सकते थे। टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है, आज चीज़ों को आप साफ शफाफ बनाने के लिए बेशुमार काम कर सकते हैं, जो पॉसिबल है। मेरा एक मसला है कि ये मेरे पास इस प्रोग्राम में टाइम बहुत ही कम है, तो मैं सब की बात जो है उनको पूरी बात करने का मौका दे नहीं सकता, और ये ज्यादती है। मैं ज्यादती का इतराफ़ करता हूँ, इस पर मैं इनसे माजरत ख्वाहूँ। एक वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद दोबारा मिलता हूँ। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। कल वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के साथ लाहौर में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिस पर कि हमारे प्रोग्राम में जावेद लतीफ़ साहब ने और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने उसकी मज़म्मत की, और भी बहुत से लोगों ने उसकी मज़म्मत की है। लेकिन आज ये हुआ है कि बजाय के हुकूमत और अपोजिशन ने ये इस वाक़े की मज़म्मत की, इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया जाता, तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक पुराना क्लिप डाल दिया इमरान खान साहब का, जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और उन पर बरतानिया में किसी ने जूता फेंका था। तो उस वक्त इमरान खान साहब का क्या रद्दमल था, ज़रा सुनिए वो क्या था। उन पे जूते फेंके गए हैं बर्मिंघम में, आप तबसरा करना चाहें इस वाक़े? देखें, जूते उनको बिल्कुल ठीक फेंके गए हैं। तो अगर उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि जूता ठीक फेंका गया, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि ये मौक़िफ़ उनका गलत है, और आज भी गलत है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे पे जूते फेंकते रहें और एक दूसरे पे स्याही फेंकते रहें। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये जो ट्रेंड है, इसकी कल हमारे प्रोग्राम में तो मज़म्मत की थी जावेद लतीफ़ साहब ने, लेकिन आज आपकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया पे ये इमरान खान साहब का ये क्लिप फैला रहे हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है कि क्या ये हमारे सियासी कल्चर में इस किस्म की बातें जो हैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए? हामिद मीर साहब, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एक बड़ा कॉमन मुहावरा है कि आप जो बोते हो वही काटते हो। मुझ पे, आप पे क्यों नहीं इस तरह के लोग हरकतें करते? शहबाज गिल साहब हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन उन्हें ख्याल करना चाहिए जो वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, हर किसी का टॉलरेंस लेवल मेरे वाला नहीं हो सकता, आप वाला नहीं हो सकता। आम आदमी के टॉलरेंस लेवल में फ़र्क है, और मैं तो बरमला ये कहता हूँ कि जिस तरह की ज़ुबान वज़ीर-ए-आज़म साहब इस्तेमाल करते हैं, मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है कि उन्होंने सियासत में से टॉलरेंस का लफ्ज़ ही मिटा दिया है। हमें मिल बैठ के ये सोचना चाहिए कि हमारे मुआशरे में इस तरह की ज़ुबान, गैर पार्लिमानी ज़ुबान जो है, देखिए बात यह है कि हमें अपनी हिस्से के सच नहीं बोलना चाहिए, बात पूरी करनी चाहिए। मामला ये है कि जो टॉलरेंस की बात करते हैं वो खुद किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहें। अगर आपने एक एग्रीमेंट, एक नतीजे तक पहुंचना है, तो फिर ये है कि ये कल्चर ही गलत है, किसी भी जानिब से हो नहीं होना चाहिए। और अगर हम इल्जाम तराशी करते रहेंगे तो फिर पता नहीं किस किस्म की जुबान जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो कल्चर है, एक दूसरे पे स्याही फेंकना, पे जूता फेंकना, एक दूसरे को गाली देना, सोशल मीडिया पे एक दूसरे की तज़हीक करना, इस कल्चर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की क़यादत को मिलजुल कर हौसला शिकनी करनी चाहिए, डिस्करेज करनी चाहिए इसको, ताकि जो आपकी नई नस्ल है वो आने वाले वक्त में एक दूसरे के साथ वो कुछ ना करे जो उनके बुजुर्ग आजकल एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।